कि वही सही से ना रहें, वो उनकी कपड़ों की क्रीज बहुत अच्छी ना हो, आपकी क्रीज भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बनियान की क्रीज भी अच्छी होनी चाहिए, हो सके तो अंडरवेयर की भी अच्छी होनी चाहिए। बट जो OCPD है उसमें तो मेनली इलाज जो है वो होगा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, साइकोथेरेपी। तो ये लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकलिटी के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से जॉब भी जा सकती है, रिश्तों में दिक्कत भी आ सकती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे ही वो बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर वो वापस घर नहीं आना चाहते, क्योंकि जो पिताजी हैं या माताजी हैं जिनको OCPD है वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो पाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो डिसऑर्डर्स के डिफरेंसेस के बीच में जो लोगों को कई बार परेशान करता है। एक है OCD और दूसरा है OCPD। तो PD का मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है और D का मतलब डिसऑर्डर होता है। O और C का मतलब तो सेम ही है, O का मतलब ऑब्सेशन और C का मतलब कंपल्शन। बट इन दोनों डिसऑर्डर्स में काफ़ी फ़र्क है दोस्तों। वो क्या फ़र्क है इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले हम बेसिक डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट में हम सिम्टम्स या क्राइटेरिया की बात करेंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है OCD में, वो आता है ईगो डिस्टोनिक। इसका मतलब अनवांटेड थॉट्स। तो OCD में पेशेंट को पता है कि जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, ताला मैंने ठीक से लगाया या नहीं, भगवान को लेके या सेक्स को लेके जो विचार आ रहे हैं उसको वो गलत लगते हैं। उसको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने क्या पाप किया है, मेरे से क्या गलती हो गई है जो मेरा इतना समय बर्बाद हो रहा है, मेरा इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जबकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि OCPD की बात करें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें जो थॉट्स होते हैं वो होते हैं ईगो सिंटोनिक। मतलब पेशेंट को लगता है कि ये जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसको लगता है कि वो ज़बरदस्ती जो चाहता है कि दूसरे भी लोग उसको फॉलो करें और वो एकदम सही है, वो जो ऑर्डरली चीज़ें रखता है एग्जैक्टली उसको वैसी ही रखनी चाहिए और उसको मज़ा आता है उस चीज़ में। तो वो हो गया ईगो सिंटोनिक। अनवांटेड नहीं है, उनके लिए बिल्कुल वांटेड है। बल्कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के चैप्टर में एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है एलोप्लास्टिक। एलोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि वो नहीं चाहते कि वो बदलें। जैसे OCD का जो मरीज़ होगा उसको तो लगेगा मेरी गलती है, मुझे अपना इलाज कराना चाहिए, घर वाले समझ नहीं रहे या मजाक उड़ा रहे हैं। बट OCPD तो घर वालों की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जिस ऑर्डर में, जैसे इतने अच्छे से मैं अपने रैक रखता हूँ, अपना बेड रखता हूँ, अपने कपड़े रखता हूँ, तो दूसरों को, घर वालों को भी वही कॉपी करना चाहिए। अगर वो इंसान एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे अपने घर में पैसे की वजह से, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से, तो दूसरों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है एक OCPD के इंसान के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो चाहेंगे कि वही सही से ना रहें, वो उनकी कपड़ों की क्रीज बहुत अच्छी ना हो, आपकी क्रीज भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बनियान की क्रीज भी अच्छी होनी चाहिए, हो सके तो अंडरवेयर की भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस लेवल पे जो है वो परफेक्शन जा सकती है। तो मतलब परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं वो काफ़ी सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं और इसकी वजह से बहुत कॉमन एक क्राइटेरिया होता है, वो जब हम फुल क्राइटेरिया की बात करेंगे तब करते हैं, कि जो है एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा एक तरह से। मतलब वो इतना ज़्यादा परफेक्शन की कोशिश करते हैं कि काम ही टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं मूवी के, जैसे पाकीज़ा मूवी को बनने में 17 साल लग गए, तो इस तरह से कई और मूवीज़ हैं जिनको बनने में 5-5, 6-6 साल लग गए। तो वो एक परफेक्शनिस्ट ट्रेट होता है। आशुतोष गवरकर भी एक परफेक्शनिस्ट इंसान है, बट ये सही एग्जांपल नहीं मानूंगा मैं OCD का, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल हैं इस वजह से। जबकि OCPD अगर होगा तो इंसान वो पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पाएगा जिसका वो हकदार है, चाहे वो OCD की बीमारी हो, चाहे OCPD पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है स्टेट या ट्रेट। OCD में होती है स्टेट। स्टेट का मतलब है जैसे आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है या बुरा है, मतलब एक टेम्परेरी चीज़ है जो अक्सर वैसे मूड डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि मन बहुत अच्छा है या मन बहुत बुरा है या कोई विचार बार बार आ रहा है, उसके बाद वो चला गया, ठीक हो गया बिल्कुल। ट्रेट का मतलब होता है स्वभाव, मतलब ऐसा ही स्वभाव है। जैसे आमतौर पे आपने कॉमन वर्ड सुने होंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। कोई है कि वो बोलता है और बोलता ही जाता है, चुप ही नहीं होता। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे वीडियोस में भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं आउट ऑफ द स्क्रिप्ट ना चला जाऊँ। लेकिन कई लोग इंट्रोवर्ट हैं, दूसरे बोलते रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है। तो वो लेकिन दोनों ही सही है अपनी जगह, दोनों अपने मज़े कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट को अच्छा लगता है कि छुट्टी है तो मैं घर पर बैठूंगा आराम से, और जो एक्सट्रोवर्ट है उसको लगता है वाह छुट्टी है, कितने 5 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं। तो वो है स्वभाव। तो OCPD जो है वो अक्सर जो है डेवलप तो होनी शुरू हो जाएंगे ट्रेट्स, मतलब स्वभाव। 15% जो OCD के पेशेंट्स होते हैं उनमें OCPD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण भी होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि OCD को डायग्नोज करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। मैंने 8 साल के बच्चे भी देखे हैं, 6 साल के बच्चे भी देखे हैं, 12 साल के भी देखे हैं, 20 या 40 साल की उम्र में देखा है। और आमतौर पे तो OCD 20 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, बट 40 साल के लोगों में भी स्टार्ट हो सकती है, इवन 60 या 70s में भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको लगभग 18 ईयर्स के बाद ही डायग्नोज करते हैं,
और वो लक्षण पहले से भी हो सकते हैं और बहुत स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि वो स्वभाव है। जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा होगा, शुरू से ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था जब वो कॉलेज में था, वो 10 साल के बाद भी मिलेगा तब भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही अच्छा होगा, हाँ यार तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो OCPD है वो एक स्वभाव है, जबकि जो OCD है वो जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, फिर वो ठीक हो जाती है, उसके बाद दोबारा भी आ सकती है। अब हम बात करें अगर इलाज की, तो इलाज में क्या होता है, OCD में मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल है और साइकोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है, और दोनों पे हमारे डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं कि OCD का इलाज क्या है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि साइकोथेरेपीज़ कौन सी हैं जो OCD में की जाती हैं। बट जो OCPD है उसमें तो मेनली इलाज जो है वो होगा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा साइकोथेरेपी। ज़्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में पेशेंट जो हैं वो तैयार नहीं होते अपने इलाज के लिए, बट OCD-PD वाले पेशेंट कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैं ही परेशान तो नहीं हूँ, क्योंकि उनके भी काम तो टाइम पे पूरे नहीं हो पाते, तो उनको दिक्कत आती है, तो उससे काफ़ी परेशानी होती है। OCPD में तो मेनली जो ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी ही होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि साइकोथेरेपी से बात नहीं बन पा रही है, शायद थोड़ा मेडिसिन की हेल्प लें तो उससे बेनिफिट हो सकता है, तो पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया या लक्षण की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं OCD को। OCD में क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, कंपल्शन होता है। ऑब्सेशन जो होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है, और जो कंपल्शन होता है वो बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो ऐसे विचार जो गलत हैं, जैसे मेरे हाथ गंदे हैं ऐसा एक विचार आता है, या भगवान को लेकर सेक्स के विचार आते हैं, या मैंने ठीक से ताला नहीं लगाया, इस तरह के विचार आते हैं। वो विचार लूप की तरह बार बार रिपीट होते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, बल्कि उनके कंपनसेटरी बिहेवियर होते हैं जो कंपल्शन में आएंगे, कि बार बार हाथों को धोना, बार बार ताले चेक करना, भगवान से माफ़ियाँ मांगना। कई बार तो नीड ऑफ कन्फेशन होता है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, दूसरे से पूछना। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये हैं OCD के। दोस्तों जो पहला क्राइटेरिया होता है OCPD का वो होता है प्रीऑक्यूपाइड विद डिटेल्स एंड लिस्ट्स। तो इसका मतलब अगर उन्हें सब्जी लेने भी जाना है तो उनको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी होगी कि टमाटर इतने लाने हैं, बैंगन इतने लाने हैं, घिया इतना लाना है, गोभी इतनी लानी है। जब तक वो लिस्ट पूरे से नहीं बनी होगी वो नहीं जा पाएंगे, अदरवाइज़ वो डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, या किसी को लिस्ट देनी भी होगी तो वो एकदम परफेक्टली उसको समझाना चाहेंगे, उसके बाद ही वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया होता है दोस्तों वो होता है परफेक्शनिज्म, इस एक्सटेंड तक कि कभी भी वो काम जो है टाइम पे पूरा नहीं कर सकते। जैसे पाकीज़ा मूवी को बनाने में 17 साल लगे थे, उसके बाद कमाल अमरोही जी ने वो मूवी बनाई थी रज़िया सुल्ताना। मेरे एज ग्रुप वाले लोगों को आइडिया होगा क्योंकि मैं छोटा था तो वो रिलीज़ हुई थी। उसमें एक सीन में कैमल पे बैठना था हेमा मालिनी जी को, तो उस कैमल से बहुत बदबू आ रही थी, तो उन्होंने सीन नहीं काटा, पूरे कैमल को परफ्यूम से भर दिया गया ताकि हेमा मालिनी जी उस पर बैठ पाएँ। तो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो जो परफेक्शन है वो कई बार जो है टास्क को कंप्लीट करने में बहुत परेशान करती है, और मूवी काफ़ी महंगी बनी थी और चली नहीं थी पाकीज़ा की तरह, तो उसके बाद वो काफ़ी पैसों की दिक्कतों में भी आ गए थे। तो परफेक्शनिज्म अच्छा है, उससे मास्टर पीसेस बनते हैं, बट कई बार मास्टर पीसेस बनाने वालों का भी पीसेस हो जाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ध्यान रखें कि हम इतना दूर तो नहीं जा रहे, और इसकी वजह से अगर आपको परेशानी हो रही है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जॉब में दिक्कत आ रही है, कि आप इतना बढ़िया काम करना चाहते हैं कि टाइम पे काम ही नहीं हो पा रहा और बॉस नाराज़ हो रहा है, या घर में बच्चे परेशान हो रहे हैं, वाइफ परेशान हो रही है, या हस्बैंड परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत हो। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब वो अपने प्लेजर का टाइम भी जो है अपने काम में ही डाल देंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में थोड़ी खटास आ जाएगी, क्योंकि फैमिली को भी टाइम चाहिए, फ्रेंड्स को भी टाइम चाहिए, तो वो अकेले से पड़ जाएंगे। और काम इतना अच्छा करने के बावजूद भी, इतना टाइम कंज्यूम होने के बावजूद भी, जो सेकंड क्राइटेरिया है कि वो टाइम पे काम नहीं कर पाते, तो सारा दिन वो काम ही कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे हमें प्रोडक्शन भी चाहिए। क्वालिटी तो हमें चाहिए, लेकिन कुछ क्वांटिटी भी चाहिए। तो उस क्वांटिटी पे कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पैसे कमाना भी मुश्किल हो सकता है अगर किसी को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो। जो चौथा पॉइंट है वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी टू मॉरलिटी, वैल्यूज़ एंड एथिक्स। इसका मतलब ये है कि उनकी सुपर ईगो बहुत हाई होती है। अब उस कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की सीरीज़ को देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ठीक है आइडियलिस्टिक होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट घर में ऐसा नहीं चल पाता, इवन कई बार तो जॉब में भी नहीं ऐसा चल पाता, तभी हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो ये लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकलिटी के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से जॉब भी जा सकती है, रिश्तों में दिक्कत भी आ सकती है। अब कभी कोई आपको अपना घर दिखा रहा है और उसने नया नया घर बनाया है, तो आपका ध्यान चला गया कि उसमें क्या कमी है, तो आप अपनी प्रोफेक्शन की वजह से अगर कुछ ऐसा कह देंगे तो सामने वाले के दिल को बुरा लग जाए, तो वो तो बहुत ही बुरा मान जाएगा, तो उससे आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो सही है। तो कई बार क्या होता है 10 में से अगर 9 चीज़ें भी सही है ना, तो ध्यान कहाँ जा रहा है, वो जो एक चीज़ परफेक्ट नहीं है।
और उसको कई बार एफर्ट लगाने में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, टाइम और पैसा लग जाता है, और एंड रिजल्ट जो आता है वो इतना कोई ख़तरनाक नहीं होता कि आम आदमी उसको पहचान भी सके या फ़र्क भी कर सके कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। तो रिश्तों में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा परफेक्शन को ना ढूंढें, बल्कि रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें बजाय इंसान को परफेक्ट बनाने की, जो कई बार OCPD में जाने अनजाने में हो जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं छोड़ पाना, या वर्थलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी ज़्यादा वर्थ नहीं है, कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है, उनको भी फेंक नहीं पाना। जैसे मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था अपने पुराने OCPD के वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसमें क्राइटेरिया की ही बात की गई है। उसमें एक जन ने लिखा हुआ था कि वो उनके बचपन के जो मार्बल्स या कंचे होते हैं वो भी आज तक उनके पास पड़े हुए हैं, ना दिए बनता है और ना रखे बनता है। अब उसके साथ तो कोई इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है तो उसको तो OCPD नहीं कहेंगे हम। बट अगर कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है कि बचपन की आपने निक्कर ही रखी हुई है अपनी, जिससे आपकी कोई इमोशनल वैल्यू भी अटैच नहीं है, बट वो निक्कर भी नहीं फेंक पा रहे आप, तो प्रॉब्लम है इसका मतलब। अब दोस्तों जो छठा क्राइटेरिया है वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है अगर आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेलीगेट करना। जब भी एक लेवल के बाद काम है डेलीगेट करना। अब हमारे को पीछे एक सवाल आया था कि डॉक्टर राजीव आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि कपिल जी हमारे कैमरामैन हैं, उन्हीं की चिंता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, क्या करना है। तो बंदे ने नीचे एक दूसरे ने कमेंट दिया था, ये खुद नहीं करता है एडिट, ये ना करवाता है। दोस्त अब रोज़ वीडियो बनाऊंगा और मैं एडिट भी खुद करूंगा तो कपिल जी क्या खाएंगे और मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो डेलीगेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे, अगर आपको लगेगा कि हर काम मैं ही अच्छा करता हूँ, मुझसे बढ़िया तो कोई काम कर ही नहीं सकता, तो वो भी एक OCPD का क्राइटेरिया हो सकता है। बट ध्यान में रखना ही होगा 8 में से 4 होने चाहिए, वो लगातार प्रेजेंट होने चाहिए और इसकी वजह से लाइफ में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज़ है वो आप नहीं कर पा रहे तो वो सोशल फोबिया का कारण भी हो सकता है, नॉर्मल हैबिट भी हो सकती है, और किसी को ना भी ज़रूरत हो, उसका काम का प्रोफाइल ही ऐसा है कि वही बेस्ट कर सकता है। तो सब लोग इस कैटेगरी में मैं लपेटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8 में से 4 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक क्राइटेरिया पकड़ा और बोला कि OCPD है, नहीं, ऐसा नहीं है। चारों क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए और वो इतने ज़्यादा होने चाहिए कि परेशान करे, तभी हम कह सकते हैं कि OCPD है। 7वां क्राइटेरिया तो बहुत ही परेशान करने वाला है, वो पैसे को लेके है। जैसे हम एक हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं कंजूस, तो वो खुद के लिए भी पैसा नहीं खर्च कर पाते और दूसरों के लिए भी पैसा नहीं खर्च पाते, और जब दूसरों के लिए उनको पैसा खर्च करना होता है तो आफत आ जाती है। ऐसे जैसे कैटास्ट्रॉफी वर्ड यूज़ किया गया हमारी बुक में। कैटास्ट्रॉफी मतलब आपदा, कोई बाढ़ आ गई, कोई फ्लड आ गया, कोई भूकंप आ गया, कुछ टूटने वाला, इतना खतरा पैदा हो गया कि अब किसी ने घर में बोल दिया कि ये TV बदल देते हैं, टाइम बहुत पुराना हो गया, 10 साल हो गए हैं, तो वो नाराज़ हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे, या समझ भी पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कश्मकश रहेगी उनकी अपनी लाइफ में भी, और उनके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे ही वो बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर वो वापस घर नहीं आना चाहते, क्योंकि जो पिताजी हैं या माताजी हैं जिनको OCPD है वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रिश्ते ही हैं, अगर हम उनको नहीं संभाल पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप अकेले में वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इलाज ज़रूर कराना चाहिए और इस ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहिए। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है रिजिडिटी एंड स्टबननेस, मतलब अड़ गए तो अड़ गए, अब अड़ियल जिसको कह लीजिए, ज़िद्दी कह लीजिए। अब कोई सिर्फ ज़िद्दी है उससे वो OCPD नहीं होएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, एक क्राइटेरिया को पकड़ के लोगों को लगता है कि ये बीमारी तो मेरे में है, तो ऐसा कहना नहीं है। जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया टोटल 8 में से कम 4 होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि किसी को OCPD है। और इसमें ज़्यादातर तो इंसान को लगता ही नहीं कि वो परेशानी है, उसको लगता है दूसरों को परेशानी है। बट हाँ, उम्र के साथ जब वो खुद परेशान होने लगते हैं तो बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के मुकाबले इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में लोग कहीं ज़्यादा जल्दी रेडी होते हैं कि वो अपना इलाज करवा लें। और इसमें इलाज के लिए पहले साइकोलॉजिस्ट आएगा, अगर उनको लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास उनको अपने आप ही भेज देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि OCD का पेशेंट जिसको वहम की परेशानी है, और OCPD का पेशेंट जिसको ऐसा नहीं लगता कि वहम, उसको लगता है जो मैं बोल रहा हूँ सही है और बाकी लोगों को मानना चाहिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आप OCD का और OCPD का जो इंडिविजुअल वीडियोज़ है वो अलग अलग देख लीजिए, तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किसको OCD है और किसको OCPD है। फिर भी नहीं कर पाए तो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए जो आपके नज़दीक है, कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकियाट्रिस्ट। और अब तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, आप फ़ोन पे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन अपने प्रोफेशनल से ले सकते हैं, जो भी प्रोफेशनल आपको पसंद आता है, जो साइकोलॉजिस्ट प्रेफरेबली या कोई साइकियाट्रिस्ट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।